नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल शर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल शर्मा सपोर्ट में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नॉर्मल एसी और एक इन्वर्टर एसी में क्या फ़र्क होता है, इसमें से कौन ज़्यादा पावर बचाता है और आपकी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये सारी बातें जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे नाम दिया गया है इन्वर्टर एसी, तो बहुत से लोगों के दिमाग में मिथ होता है। पहले मेरे खुद के दिमाग में मिथ था कि इन्वर्टर का मतलब ये होता होगा कि एसी इन्वर्टर से चलता है, ठीक है, यानी कि अगर लाइट चली जाएगी तो इन्वर्टर पे भी एसी काम करेगा। तो दोस्तों, जिन लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे इन्वर्टर जो एसी होता है उसका काम करने का थोड़ा तरीका अलग होता है। इन्वर्टर पे चलना या ना चलना एक अलग चीज़ है। तो आइए समझते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। दोस्तों, मैं अगर आपको रियल लाइफ का एग्जांपल लेके समझाऊं तो आपके घर में फ़ैन होता है और फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक कंट्रोलर होता है। आप जैसे उसकी स्पीड कम करते हैं, बढ़ाते हैं, उसी स्पीड से फ़ैन आपका तेज़ चलता है या फिर धीरे चलता है। तो दोस्तों, इन्वर्टर एसी के केस में ये चीज़ आपको मैनुअल नहीं करनी है, ये काम एसी खुद ब खुद करता है। एसी की पीसीबी में एसी की जो डिजाइनिंग की जाती है उसमें इस तरह से प्रोग्रामिंग करी जाती है कि एसी एक पर्टिकुलर लिमिट पे आके जब रूम को ठंडा कर देता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, जिससे कि हमारी बिजली बचती है। अब दोस्तों, ये समझते हैं कि स्पीड कम होने से हमें बेनिफिट क्या है। अब दोस्तों, जो हमारे ट्रेडिशनल एसी जिनको हम सालों से यूज करते आ रहे हैं, ठीक है, तो उनमें होता क्या है कि आपने एसी में एक टेम्परेचर सेट करा। मान लीजिए आपने सेट करा 20 डिग्री, तो जैसे ही आपके रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री पे आ जाएगा तो एसी उसको सेंस कर लेगा और एसी आपका ऑटो शट ऑफ हो जाएगा, यानी एसी आपका बंद हो जाएगा। तो जैसे ही उसकी थोड़ी देर बाद आपका रूम जब दोबारा गर्म होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो एसी आपको ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। तो दोस्तों, जो एसी है जो बार बार बंद होता है, चालू होता है और एसी का कंप्रेसर जो एक साथ उठता है, तो उस टाइम पे जो पावर कंजप्शन है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्वर्टर एसी का इन्वेंट हुआ। तो इन्वर्टर एसी दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए आपने एक लिमिट सेट करी 20 डिग्री, ठीक है, तो एसी क्या करेगा, एसी आपका 20 डिग्री पे ना आके 21 डिग्री के आसपास जैसे ही आएगा तो उसके बाद वो उसकी जो स्पीड है उसको कम कर देगा और रूम के जो टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। तो दोस्तों, उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, उससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आपका जो एसी बार बार बंद और जो चालू हो रहा था वो होना बंद हो जाएगा। और जैसे ही मान लीजिए आपने 20 का टेम्परेचर सेट करा है, एसी आपका 20 के नियर बाई यानी 21 के आसपास आ जाता है, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, पावर कंजप्शन उसकी घट जाएगी, बहुत ही मिनिमम पावर में एसी चलता रहेगा आपका, उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो आपके रूम के टेम्परेचर को बरकरार रखेगा। तो दोस्तों, ये यहाँ पे एक बेसिक सा फ़र्क है। तो दोस्तों, अभी मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, उन पॉइंट्स के माध्यम से आप और इजीली समझ पाएंगे कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या फ़र्क होता है और आपको इसमें से कौन सा लेना चाहिए। दोस्तों, हमारा जो पहला पॉइंट है वो है पावर कंजप्शन को लेके। तो जो हमारे इन्वर्टर एसी होते हैं वो पावर कंज्यूम कम करते हैं और जो नॉन इन्वर्टर जो नॉर्मल एसी होते हैं उनमें पावर कंज्यूमिंग ज़्यादा होती है। लेकिन इसका सेकंड पार्ट में कहूँ तो जो हमारे इन्वर्टर एसी होते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, थोड़े महंगे होते हैं, और जो हमारे नॉर्मल एसी होते हैं, नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं, वो सस्ते होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे डिपेंड ये करेगा कि मान लीजिए आपने एक इन्वर्टर एसी लिया और आप चलाते बहुत कम है, मान लीजिए आपको डेली 2 घंटे चलाना, 3 घंटे चलाना है, तो आप जो एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहे हैं इन्वर्टर एसी के लिए, उस कॉस्ट को आप कितने दिनों में रिकवर कर पाएंगे। मान लीजिए आपने एक इन्वर्टर एसी लिया जो नॉर्मल एसी से 10,000 रुपये महंगा है, तो आपको आपके जो पैसे हैं वो भी तो कवर करने हैं। तो उस 10,000 की बिजली आप कितने दिनों में बचा पाएंगे। मान लीजिए उस बिजली को बचाने में आपको 7 साल लग रहे हैं, ठीक है, आप मान लीजिए सालाना 1,000 रुपये बचा पा रहे हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है उस टाइम पे इन्वर्टर एसी लेने का। तो वहाँ पर आपको नॉन इन्वर्टर एसी की तरफ ही जाना चाहिए। हाँ, अगर आप दिन में 6 घंटे या 8 घंटे या फिर उससे ज़्यादा एसी चलाते हैं तो फिर क्या होगा कि वहाँ पर आपके बिजली का बिल कम आएगा और आपकी जो कॉस्ट आपने एक्स्ट्रा दी है उसको आप इजीली रिकवर कर पाएंगे। दोस्तों, जो हमारे यहाँ पे दूसरा पॉइंट है वो है कूलिंग एफिशिएंसी को लेके, यानी कि कौन सा एसी जल्दी ठंडा करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दूँ, जो हमारा नॉन इन्वर्टर एसी होता है वो रूम को जल्दी ठंडा करता है और जो इन्वर्टर एसी होता है वो थोड़ा स्लो ठंडा करता है। दोस्तों, फ़र्क इसमें 10 या 20% का होता है। ऐसा नहीं कि उसमें 50-50 का फ़र्क हो जाएगा, लेकिन हाँ, जो हमारे इन्वर्टर एसी होते हैं वो थोड़ा देर में ठंडा करते हैं और जो नॉन इन्वर्टर जो नॉर्मल एसी होते हैं वो हमारे जल्दी ठंडा करते हैं। रीजन दोस्तों समझिए, जो एक नॉर्मल एसी होता है वो एक फिक्स स्पीड पे काम करता है, यानी आपने उसको कूलिंग की कमांड दी, 20 डिग्री सेट करा, 24 डिग्री सेट करा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आपने सेट करा, वो एक फिक्स स्पीड में घूमना शुरू कर देगा और जैसे ही उस लिमिट पे पहुंचेगा वो वहाँ जाके
बंद हो जाएगा। लेकिन जो हमारा इन्वर्टर एसी है उसकी जो स्पीड होती है वेरिएबल होती है, वो ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसको थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। अब दोस्तों बात करते हैं नॉइस लेवल की। तो जो हमारे इन्वर्टर एसी होते हैं उनके अंदर नॉइज़ बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ही साइलेंटली काम करते हैं क्योंकि उनकी स्पीड वेरिएबल होती है। तो जैसे ही रूम ठंडा हो जाता है वो अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर देते हैं और जो आपका साउंड होता है वो एकदम ना के बराबर, मान लीजिए आपको पता भी लगेगा कि आपके रूम में एसी चल रहा है। लेकिन वही दोस्तों मैं बात करूँ नॉन इन्वर्टर एसी का, तो उसके जो नॉइस लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, नॉइस ज़्यादा क्रिएट करता है। रीज़न ये है कि उसकी जो मोटर है, जैसे मैंने आपको बताया, एक फिक्स स्पीड पे घूमती है, तो वहाँ पे नॉइस लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लॉन्ग लाइफ के बारे में, यानी कि लाइफ किसकी ज़्यादा होती है। दोस्तों मैं लाइफ की बात करूँ तो जो हमारे इन्वर्टर एसी होते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा होती है और जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं उनकी लाइफ कम होती है। दोस्तों रीज़न समझिए, जो नॉन इन्वर्टर एसी हैं उनको बनाया जाता है वियर एंड टियर परफॉर्मेंस के लिए, यानी उनको ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देनी है। ठीक है दोस्तों, कोई भी चीज़ जब अपनी फुल स्पीड पे, फुल एफिशिएंसी पे, पूरी लिमिट पे काम करती है तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ जल्दी ख़राब होगी। और ये जो एसी है इसमें काफ़ी रनिंग आइटम होते हैं, तो जब कोई भी रनिंग आइटम अपनी फुल पावर पे, फुल एफिशिएंसी पे काम करेगा तो उसकी जो लाइफ थोड़ी सी घट जाएगी। लेकिन वहीं भी दोस्तों बात करूँ मैं इन्वर्टर एसी की, तो वहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद अपनी स्पीड को कम कर लेता है, तो लोड उसका घट जाता है। जब उसका लोड घट जाता है तो उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो आप देखेंगे कि जो इन्वर्टर एसी होते हैं उन पर आपको 10 साल तक की वारंटी मिलती है। मेरे पास खुद हिताची का एसी है जिसके कंप्रेसर के ऊपर मुझे 10 साल की वारंटी मिली है। रीज़न दोस्तों वही है कि उसमें कंप्रेसर पे लोड कम पड़ता है तो उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब दोस्तों बात करें इको फ्रेंडली की, तो हमें ये देखना भी ज़रूरी है कि हम जो एसी कर रहे हैं हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन पर्यावरण को उससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें ये चीज़ देखनी है कि जो एसी हम ले रहे हैं वो पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है। दोस्तों समझ लेते हैं कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में कौन सा ज़्यादा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इन्वर्टर एसी होता है वो पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होता है। उसमें जो गैस चलती है वो होती है R410, जो कि पर्यावरण को कम हानि पहुँचाती है। वहीं दोस्तों मैं बात करूँ नॉन इन्वर्टर एसी की, तो उसमें जो गैस चलती है वो होती है R22, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है। तो अगर आप इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहते हैं, थोड़ा पर्यावरण से प्यार करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए इन्वर्टर एसी की तरफ। दोस्तों यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है सर्विस कॉस्ट को लेके, यानी कि मेंटेनेंस को लेके। अब एसी तो आपने ले लिया, लेकिन खर्चा भी तो आएगा, 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में कभी तो खर्चा आएगा ही। दोस्तों समझ लेते हैं कि किस एसी में आपका खर्चा ज़्यादा होगा। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा इन्वर्टर एसी होता है उसके अंदर 2 पीसीबी होते हैं। एक हमारा इंडोर यूनिट होता है, उसके अंदर अलग पीसीबी होता है, और जो हमारा आउटर यूनिट होता है उसके अंदर अलग पीसीबी होता है। तो जो आउटर यूनिट होता है मोस्टली लोगों का छत पर रखा होता है या फिर डायरेक्ट सनलाइट में रखा होता है, तो वहाँ पर उसका ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं पर जो हमारा नॉन इन्वर्टर एसी होता है उसके अंदर केवल एक ही पीसीबी होता है। तो जो हमारा इन्वर्टर एसी का जो पीसीबी होता है, अगर वो इन केस ख़राब हो जाता है तो उसका तकरीबन 15 से 20 हज़ार पे रिप्लेसमेंट का चार्जेस लग जाते हैं। वहीं पर दोस्तों मैं बात करूँ नॉन इन्वर्टर एसी की, तो जो उसका पीसीबी, एक तो उसमें केवल एक ही पीसीबी होता है और वो 5,000 रुपये के आसपास में ही रिप्लेस हो जाता है या फिर वो रिपेयरेबल भी होता है। दोस्तों यहाँ पर अभी तक तो हमने समझा कि इसमें क्या क्या फ़र्क हैं। अब ये जान लेते हैं कि ये आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, या फिर ये किन लोगों को लेना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप एक दिन में 6 घंटे या 8 घंटे उससे ज़्यादा एसी चलाते हैं, मान लीजिए आप पूरे दिन एसी चलाते हैं, रात में एसी चलाते हैं, यानी कि आपका एसी चलाने का टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, तो आपको जाना चाहिए इन्वर्टर एसी की तरफ, क्योंकि वो आपको पावर बचा के देंगे। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा चलेंगे उतनी आपकी पावर सेविंग होगी। लेकिन वही मैं बात करूँ कि अगर आप एसी बहुत कम चलाते हैं, मान लीजिए आप एक ऑफिस है आपका, उसमें आप केवल 2 से 4 घंटे बैठते हैं और आपको उतनी देर के लिए ही एसी चलाना है, तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए नॉन इन्वर्टर एसी की तरफ। क्योंकि जब आपका एसी चलेगा ही नहीं, 2-3 घंटे चलेगा, तो उसमें कोई खास पावर सेविंग आप नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में आप नुकसान में रहेंगे फायदे की जगह। दोस्तों हमारे यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर आपको ये भी देखना है आप जो एसी ले रहे हैं, जिस रूम के लिए आप ले रहे हैं, वो प्रॉपर सील्ड है या नहीं है। सील्ड का मतलब दोस्तों ये है कि आपकी सारी खिड़की, सारे दरवाजे आपके बंद होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार खिड़कियाँ खुल रही हैं, बार बार आपके दरवाजे खुल रहे हैं। ठीक है, या फिर मान लीजिए आप कोई ऑफिस है, कोई दुकान है, आपकी दुकान में आपने क्या पर्दा लगा रखा है, या फिर मान लीजिए कुछ लोग होते हैं पॉलीथीन से कवर कर लेते हैं, तो अंदर ठंडक रहती है, बाहर ठंडक नहीं जाती है। तो अगर ऐसा केस है तो उस टाइम पर आपको जाना चाहिए नॉन इन्वर्टर एसी की तरफ। दोस्तों रीज़न समझिए कि जो इन्वर्टर एसी होता है उसका मैंने आपको बताया कि वो एक पर्टिकुलर लिमिट पे आके जो उसकी स्पीड है स्लो हो जाती है, तो वहाँ पर आपको पावर सेविंग हो पाती है। लेकिन अगर आपका जो रूम है
प्रॉपर ठंडा हो ही नहीं पा रहा है, बार बार ठंडा होता है, बार बार गेट खुल जाता है, फिर एसी को दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है। तो जो एसी का जो पावर सेविंग का फीचर है वो वहाँ पे काम कर ही नहीं पाएगा और एसी कंसिस्टेंटली काम करता ही रहेगा। तो उस टाइम पर आपका जो बिल है एक नॉन इन्वर्टर एसी से ज़्यादा आ जाएगा आपका इन्वर्टर एसी में। तो अगर ऐसा सिनेरियो हो कि आपका रूम पूरा सील्ड पैक नहीं है, बार बार रूम खुलता बंद होता रहता है, या फिर कोई आपकी शॉप है जिसमें आपने पॉलीबैग लगा रखा है या पर्दे लगा रखे हैं, तो वहाँ पर आपको नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट है कि अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर ज़्यादा पावर फ्लक्चुएशन होती है, यानी कि बार बार बिजली आती है, बार बार बिजली जाती है। इससे पहले मैं गाजियाबाद में रहता था, तो वहाँ पर बिजली की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बिजली 1 घंटे आती है, फिर चली जाती है, फिर इन्वर्टर चलता है, तो बार बार बिजली आ रही है, बार बार बिजली जा रही है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है आपके एरिया में, तो आपको जाना चाहिए नॉन इन्वर्टर एसी की तरफ, क्योंकि दोस्तों जो आपका नॉन इन्वर्टर एसी है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक इन्वर्टर एसी के कंपैरिजन में जल्दी ठंडा करता है। तो अगर आपके यहाँ पे 1 घंटे भी लाइट आती है तो 1 घंटे में आपका पूरा रूम ठंडा हो जाएगा। उसके बाद लाइट चली भी जाए 1-2 घंटे के लिए तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं बात करूँ मैं इन्वर्टर एसी की, तो बार बार अगर लाइट जा रही है तो रूम को उतना ठंडा वो कर ही नहीं पाएगा और पावर सेविंग तब भूल ही जाइए। और दोस्तों यहाँ पे सबसे आखिरी और बोनस पॉइंट, आप चाहे इन्वर्टर एसी लें चाहे नॉन इन्वर्टर एसी लें, आपको लेना चाहिए हमेशा कॉपर का कॉइल, क्योंकि जो कॉपर होता है वो हीट को जल्दी और अच्छे से ट्रांसफ़र करता है। वहीं पर जो हमारा एल्यूमिनियम होता है वो हीट को उतना अच्छा ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है। तो अगर आप एक एसी ले रहे हैं जिसके अंदर एल्यूमिनियम कॉइल है तो हीट उतनी ट्रांसफ़र हो नहीं पाएगी। तो आप चाहे इन्वर्टर एसी लें चाहे नॉन इन्वर्टर एसी लें, आपकी पावर सेविंग आपकी नहीं हो पाएगी। तो आपको हमेशा जाना चाहिए कॉपर कॉइल की तरफ। तो दोस्तों आई होप सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे और आपको समझने में आसानी मिली होगी कि आपको इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में से कौन सा लेना चाहिए, इन दोनों में क्या क्या फ़र्क होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।